सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 22 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। सो लेट अस बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। पहले पेज पे जैसा कि हमने कल बातचीत करी भी थी कि इंडियन हॉकी टीम को उड़ीसा ने फेलिसिटेट करा है और इंडियन हॉकी टीम और उड़ीसा का जो जो रिलेशन रहा है वो बहुत पुराना रहा है। बीजू पटनायक साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने ये ज़िम्मा उठाया था कि हॉकी को वो जिस हालत में है उसे बेहतर करेंगे और बीजू पटनायक साहब ने एक तरीके से हॉकी को गोद ही ले लिया था। इसका परिणाम आज ये है कि हॉकी का जो सक्सेस रेट है वो बढ़ रहा है भारत का। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी हम लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उड़ीसा गवर्नमेंट वही लेगेसी मोहन चरण मांझी साहब के अंतर्गत कंटिन्यू कर रही है और ऐसा होना भी चाहिए। राज्यों को स्पोर्ट्स को गोद लेना चाहिए, तभी हम बेहतर कर पाएंगे। वरना हम अगर अपने खिलाड़ियों को ऐसे ही छोड़ देंगे ना कि तंत्र के सहारे, तो फिर तो मुश्किल ही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। यूएस इलेक्शन की कमेंट्री आप मत देखा करिए, ये अभी जब तक इलेक्शन होने जा रहे हैं किसी काम का नहीं है। देखिए, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट है या कोई भी इंटरनेशनल घटना है, जब तक उसका इंडिया से डायरेक्ट लिंक नहीं है, जिक्र नहीं है, तब तक वहाँ पे किसी काम की नहीं है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए ठीक है। अगर आपको टाइम थोड़ा बच रहा हो तो पढ़ लीजिए कि क्या चल रहा है यूएस में। मगर जब तक ये घटना पूरी नहीं हो जाती इलेक्शंस, तब तक ये कमेंट्री आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। तो यू कैन नॉट फॉलो अप विद एवरीथिंग। फ्रंट पेज पे हमारे सामने जो यूपीएससी की लैटरल एंट्री स्कीम थी, उसका इतना विरोध हुआ कि लैटरल एंट्री को वापस ले लिया गया। ये बेसिकली स्कीम होती है जिसके माध्यम से जो फाइनल डेस्टिनेशन है, मतलब यूपीएससी में ऑफिसर बनना, सॉरी मतलब भारत सरकार में एक ऑफिसर बनना, ठीक है ना। बत्ती वाली गाड़ी बना दी मैंने। यही फाइनल डेस्टिनेशन होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए साथियों, आप लोग जानते हैं कि आप लोग को प्रीलिम्स देना पड़ता है, आप लोग को मेंस देना पड़ता है, तभी आप एक सीनियर अधिकारी बनते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी या डायरेक्टर लेवल के, डिप्टी डायरेक्टर, डीडी, डायरेक्टर, इस लेवल के अधिकारी बनते हैं। तो ये चाहत लगभग हर दूसरे युवा की है भारत में कि वो अफसर बने, अधिकारी बने और ऊपर की सीढ़ियों तक पहुँचे, जहाँ तक वो सीनियर अधिकारी कहलाया जाए। तो इसमें एक अपवाद ये रखा गया था कि भारत सरकार द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को बाईपास करके, ये नीचे वाली प्रक्रिया बाईपास करके लैटरल एंट्री स्कीम शुरू करी गई, जिसके माध्यम से 45 सीधे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे अप्रूव करे जाएंगे, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लेवल पे विभागों में। जैसे अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि मेरे ख्याल से प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो या इन्फॉर्मेशन एंड पीआईबी, गलत बोल रहा हूँ मैं, हालांकि पार्ट वही है। आईएनबी मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में अभी एक जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट करे गए हैं जो कि इंडिया टुडे ग्रुप के रहे हैं, मतलब एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल के रहे हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लैटरल एंट्री ये होती है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इस प्रक्रिया से होकर गुजरें, प्रीलिम्स और मेंस वगैरह देखते हुए। आप सीधा बाय सिस्टम को बाईपास करके मुख्य पदों पे, डिप्टी डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे अपॉइंट हो सकते हैं भारत सरकार में। इसका बहुत विरोध हुआ। दूसरी बात, विरोध इसका दो कारण से हुआ। पहला कारण इसमें यह था कि जो 45 वैकेंसी निकाली गई थी, इसमें कहीं पे भी आरक्षण नहीं दिया गया था, कहीं पे भी आरक्षण नहीं दिया गया था, रिजर्वेशन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के नाम थे एलिजिबिलिटी में। तो ये तो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल भर्ती निकली। हालांकि सरकार ने पहले इसका बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट करा, लगभग सारे मंत्री इसमें ट्वीट कर रहे थे कि नहीं ये बढ़िया है, बढ़िया है। मगर कल ये योजना वापस ले ली गई है, तो इसमें सरकार बैकफुट पे आ गई। ऑपोजिशन के विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। फिलहाल ये छात्रों के में तो वैसे है ही नहीं। देखिए, आप दिमाग लगाइए कि अगर ऊपर 45 पद खाली होंगे, ठीक है ना, जब ऊपर पद खाली होंगे तभी तो नीचे से आप लोग भी ऊपर जाओगे। जब यहाँ पे ऊपर 45 पोस्ट खाली हो जाएंगी, खाली कैसे होंगे, मतलब जो नीचे के लेवल के अधिकारी हैं वो प्रमोट होकर ऊपर आ जाएंगे। तो धीरे धीरे ये जो चेन होती है,
है ना। अभी इसको भूल जाइए प्रीलिम्स और मेंस को। मान लीजिए ये है 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। आप तीसरे लेवल तक तभी तो जाएंगे जब यहाँ पे ऑलरेडी अपॉइंटेड अधिकारी प्रमोशन पाएंगे, है ना। लैटरल एंट्री में इस सिस्टम को बाईपास कर दिया, ठीक है। अगर ये सीढ़ी है 1 2 3, तो मेरे भाइयों 1 2 3, इस सीढ़ी पे अगर 3 लोग खड़े हुए हैं तो आप लोग तभी ऊपर जा पाओगे जब ये तीसरा व्यक्ति चौथे माले पे जाएगा या चौथी सीढ़ी पे जाएगा, है ना। लैटरल एंट्री ने इसे पूरा बाईपास कर दिया कि नीचे वाले नीचे ही रुके रह गए और जिन्हें ऊपर आना था उनको लिफ्ट से ऊपर ले आया गया। लिफ्ट चालू करी, 4th फ्लोर बटन दबा दिया और ऊपर ले आया। मतलब कि ये नीचे वाली जो लोग थे ये आगे बढ़े ही नहीं। साथियों, जब ये आगे बढ़ेंगे ही नहीं तो नीचे आप लोग भी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए वैकेंसीज कम रहती हैं, इसीलिए छात्रों को उतनी सीटें नहीं देखने को मिलती हैं। फिर कुछ गिने चुने बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं हाई कंपटीशन के कारण। नीति आयोग ने निर्णय लिया था लैटरल एंट्री का, हालांकि इसका पूरा विरोध हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। सरकार का इसमें जो पहले मत ये था कि हम विधि विशेषज्ञों को जो उस मंत्रालय या विभाग या उस फील्ड से जुड़े रहते हैं उनको हम चुनना चाहते हैं, मगर ये टोटली गलत है। एग्जामिनेशन है, एग्ज़ाम दे के आइए। सफिशिएंट पूल ऑफ ऑफिसर्स वर लैटरल एंट्री स्कीम फेस क्वेश्चन विद इन, और सरकार ने ये कहा था कि हमारे पे 45 ऐसे लोग मिल ही नहीं पा रहे हैं जो कि उस क्षेत्र विभाग विशेष को चला पाएँ। फिलहाल ऐसी कोई भी बात टोटली बेकार है, और एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम दे के अधिकारी बन सकते हैं, एग्ज़ाम देकर ही बनिए। हम डेमोक्रेसी हैं। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट डिपेंड्स पीएम इन वॉर्सो फॉर टॉक्स वेल टुडे फॉर व्हाट और कीव। पोलैंड पहुंच गए हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब, और पोलैंड के साथ हमारे द्विपक्षीय रिश्तों को और बेहतर करने के लिए, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया भी था, आपको देख लीजिएगा जाके एक बार, कि भारत का जो इस समय लक्ष्य है कि वो अपने आसपास के देशों को अपना दोस्त बना के रखे, विशेषकर यूरोप में जो ईस्टर्न यूरोप है। जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि महान जियोग्राफर मैकेंडर साहब ने भी कहा था। मैकेंडर, अगर आप लोग का भूगोल ऑप्शनल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो आप भी समझ जाएंगे मैकेंडर कौन थे। उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने ईस्ट यूरोप पे फतह पा ली, कंट्रोल कर लिया, या ईस्ट यूरोप का पार्ट है, तो वो लगभग उस क्षेत्र का राज कर सकता है। ईस्ट यूरोप कहा था, फिर सेंट्रल यूरोप कहा था, सेंट्रल एशिया कहा था, वगैरह वगैरह। हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। जो हम कहना चाह रहे हैं कि आए दिन बदलती इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद आज ये तो कल युद्ध तो ख़त्म होना ही होना है। तो भारत इससे पहले कि सब कुछ सही हो जाए फिर एंट्री करे ईस्टर्न यूरोप में, भारत इस युद्ध के इस ट्रांजिशन वाले फेज़ में ही अपना पार्टिसिपेट करना चाह रहा है यूरोपियन पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में। हम अपने बढ़ते हैं आर्टिकल्स की तरफ। एक्सप्लेन पेज में पहला आर्टिकल है, वाई मलेशिया चेंज्ड टैक ऑन इट्स ओरंगुटान डिप्लोमेसी। Malaysia's plantation and commodities minister Johari Ghani on August 18 tweaked his early proposal of sending critical endangered orangutans as gifts to palm oil purchasing countries. The new proposal will see importers of Malaysian palm oil being offered to sponsor one or more orangutans, the funds from which will be used for the apes conservation within Malaysia. Orangutan diplomacy कहते हैं। तो इसमें घानी फर्स्ट अनाउंस प्लान्स टू गिफ्ट orangutans टू द पाम ऑयल बाइंग कंट्रीज। एक गिफ्ट के रूप में देना चाह रहे थे कि भैया जिन जिन लोगों ने मलेशिया से पाम ऑयल लिया हुआ है, जो कि पाम ऑयल बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। फिलहाल पाम ऑयल जिन जिन लोगों ने मलेशिया से लिया हुआ है उन्हें वो गिफ्ट में ओरंगुटान देंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के नाम पे। चाइना की एक पांडा पॉलिसी है। चाइना को ही इन्होंने कॉपी करने का प्रयास करा है। चाइना से भी क्या कहता है, वर्ल्ड में न्यूयॉर्क, यूएसए, लंदन और विभिन्न देशों में, अभी तो मेरे ख्याल से 3 ही देशों में चाइना ने अपने, नहीं ज़्यादा हैं, सॉरी नॉट कन्फर्मिंग, पांडास जो होते हैं अभी प्यारे प्यारे से होते हैं, बड़े बड़े वाइट और ब्लैक होते हैं पांडास, इनको गिफ्ट के रूप में भेज देता है। और गिफ्ट ही नहीं देता है, इसके बदले वो पैसे भी लेता है चाइना। इनको ज़ू में रख के, हम जानते हैं कि पांडा से ज़ू की इकोनॉमी चलती हैं,
देखिए ज़ू वगैरह कोई सिर्फ़ मनोरंजन की जगह नहीं है। ज़ू को चलाने में खर्चा होता है। तो बहुत से ज़ूज़ वाले खुद चाइना से बोलते हैं कि भैया आप पांडा हमारे भेज दीजिए, क्योंकि दर्शक जो है वो बाकी जानवरों के साथ-साथ पांडा को अगर किसी ज़ू में होता है तो उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि लोग देखने आते हैं, लोगों को वो प्यारे लगते हैं। तो चाइना ने इसी बहाने पांडा पॉलिसी डिप्लोमेसी अपनी रखी हुई है, और चाइना की जो पांडा डिप्लोमेसी है वो बहुत पुरानी है। बिल्कुल नई नहीं है। ये वो चाइना में जब राजा लोग होते थे आपके, चिंग डायनेस्टी वगैरह भी तब से ये ऐसी अंतर चाइना के अंदर ही गिफ्ट के रूप में देते थे। तो चाइना ये पांडास जो होते हैं इनको गिफ्ट के रूप में देता भी है, और इनको मनी के रूप में एक्सचेंज करता है। रेंट आप समझ सकते हैं तरीके से, जिस हिसाब से भी चाइना को ठीक लगता है। और बहुत देशों ने इसमें चाइना को सपोर्ट करा है। मलेशिया भी इस रास्ते पे जा रहा है, वो ओरंगुटैन को देना चाह रहा है गिफ्ट के रूप में, डिप्लोमेसी के रूप में। मलेशिया, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर, हैज़ बीन अंडर इंटेंस प्रेशर टू मेक इट्स पाम ऑयल इंडस्ट्री मोर सस्टेनेबल। द इंडस्ट्री हैज़ बीन लिंक्ड टू डिफॉरेस्टेशन। अच्छा ये सोचिए ना, ये अचानक से दिमाग कहाँ से आ गया? दिमाग इसलिए आ गया क्योंकि इनका सिर्फ विरोध बहुत हो रहा था। जो मलेशियन गवर्नमेंट था, पाम ऑयल इंडस्ट्री जिस हिसाब से नियमों को ताक में रखते हुए दौड़ाई जा रही है मलेशिया में, जंगल के जंगल साफ कर दिए जा रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। इसी की बदनामी से बचने के लिए इन्होंने निर्णय ये लिया। द इंडस्ट्री हैज़ बीन लिंक्ड टू डिफॉरेस्टेशन व्हिच इज बिहाइंड द लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ ओरांगुटान्स। दीज एप्स हुज पॉपुलेशन करंटली स्टैंड्स 1.2 लाख, अभी लगभग 1.2 लाख हैं, आर फाउंड इन इट्स रेन फॉरेस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ बोर्नियो एंड सुमात्रा। ये बोर्नियो सुमात्रा में पाए जाते हैं। शेयर्ड बाय मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ब्रुनाई। With this proposed orangutan diplomacy, Ghani wanted to alleviate concern regarding the impact of palm oil प्रोडक्शन और orangutans। तो ये मतलब उन्होंने अपना जो भी दिमाग लगाया, मगर फिलहाल इसको लेके विरोधी हुआ वहाँ पे। क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि एनिमल वेलफेयर ग्रुप सेवरली क्रिटिसाइज मलेशिया इनिशियल स्ट्रेटजी, सेइंग इट वाज हाइपोक्रिटिकल टू डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट वेयर ओरंगुटन्स लिव। अब इसका जो दूसरा एंगल निकल के ये आ रहा है कि जो वहाँ के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने ये कहा है, क्या कहा है कि असल में हो क्या रहा है कि जो अपने ये ओरंगुटन हैं, इनका चित्र के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। इनके जो वन जंगल हैं, इनको पहले तो मलेशियन गवर्नमेंट ने पूरा काट डाला। अब जब इनको ये डर लगने लगा कि यार जंगल तो कटे जा रहे हैं, तो ये अच्छा कई कई जगह उनकी मृत्यु की घटनाएं भी आई हैं, है ना? कहीं कॉन्फ्लिक्ट में कहते हैं चोट लगने से या फिर गिरने से, एक्स वाई जेड। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही जाएंगे। तो इन्होंने ये सोचा कि यार इससे पहले कि अपनी जो है बदनामी हो, हम एक काम करते हैं, इन ओरेंगुटैन्स को ना दूसरे देशों में भेज देते हैं। दूसरे देशों में भेज देंगे तो धीरे धीरे ओरेंगुटैन भी यहाँ पे कम ही हो जाएंगे, कुछ तो रखेंगे ऑब्वियस सी बात है, इतना निरंकुश भी कोई नहीं होता है। तो जैसे ही हम दूसरे देशों में भेजेंगे वैसे ही हम बच जाएंगे, और कोई भी मृत्यु या ऐसी खबर आने से कि मलेशिया में तो ओरेंगुटैन्स को बिल्कुल भी ख़त्म कर दिया है। इसीलिए इन्होंने इसको कह दिया ओरेंगुटैन डिप्लोमेसी। और ये जो इन्होंने एग्जाम्पल लगाया है, ये इन्होंने कहा कि भैया चाइना में भी तो होता है पांडा डिप्लोमेसी। मगर देखिए पांडा डिप्लोमेसी अलग चीज़ है। चाइना कोई मजबूरी में पांडा नहीं भेज रहा है। पांडा बहुत बेहतर तरीके से कंजर्व्ड है चाइना में। पांडा को बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं चाइना में। और इवन चाइना जब किसी दूसरे देश को चाइना जब भी किसी दूसरे देश को पांडा देता है, तो ऐसे नहीं होता है कि आपने फ्लिपकार्ट से अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिया और जो पांडा है वो आपके घर पे आ जाएगा। नहीं भैया, चाइना की पूरी टीम जाती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट भी इसी बात का होता है। कॉन्ट्रैक्ट किस बात का होता है कि चाइना के एक्सपर्ट्स, चाइना की टीम पूरा सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद भी पूरी टीम मॉनिटरिंग करती है उस पांडा की, या जितनी भी पांडा भेजे गए होते हैं। जनरली ज़्यादा नहीं भेजता, एक दो ही भेजे थे। हाल ही में मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कल की ही खबर है, चाइना ने किसी देश में अपने पांडा भेजे हैं। तो ये उसी सहारे
अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे कि हम चाइना की डिप्लोमेसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चाइना में मजबूरी नहीं है पांडा को भेजने की, चाइना सोच समझ के करता है। ओरंगुटान डिप्लोमेसी मलेशिया की कहीं ना कहीं मजबूरी नज़र आ रही है। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐसा नहीं कहा है, मगर जो वहाँ के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ग्रुप्स हैं इन्होंने कहा है, क्योंकि जिस हिसाब से पेड़ों का कटान हो रहा है, ट्रीज़ को काटा जा रहा है, नेचुरल हैबिटेट ख़त्म हो रहा है। अब इससे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नोटिस आना जारी हो जाए कि भैया ओरंगुटान पॉपुलेशन में क्या हुआ है, क्या कर रहे हैं आप, ग्लोबली इनको बदनामी झेलनी पड़ जाए। व्यापार तो देखिए मलेशिया का पाम ऑयल ही मेन है। ठीक है, बहुत मोटा कारोबार है पाम ऑयल का। इवन आपको जानने में भी अच्छा लगेगा या आश्चर्य होगा कि इंडिया इंडिया भी पाम ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है मलेशिया का। बहुत बड़ा एक्सपोर्टर मतलब बहुत बड़ा एक्सपोर्टर। इवन बरेली में भी बड़े कारोबारी हैं जिनका काम मलेशिया से चल रहा है पाम ऑयल का। और इंडिया में बहुत कारोबारी है ऐसे जिनका काम चल रहा है पाम ऑयल का मलेशिया से। फ़िलहाल हम उसमें नहीं जाएंगे। तो आपके सामने बता दीजिए पांडा डिप्लोमेसी, मैं इसके बारे में कभी अलग से बनाऊंगा भी, और फिलहाल मैं इस पर एक ब्लॉग लिख दूंगा, आप समझ जाएंगे उसी करंट अफेयर्स में कि क्या है पांडा डिप्लोमेसी। चाइना की मजबूरी नहीं है, मलेशिया की मजबूरी लग रही है। आगे है स्टेट्स वेयर अबॉर्शन विल बिगिन बैलेट इन 2024 यूएस इलेक्शंस। ये आपके, क्योंकि यूएस में अबॉर्शन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो उसको लेके ये आर्टिकल है। ये आपके काम का नहीं है अनटिल आप कोई लॉ वाली फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ आप रिसर्च वगैरह करते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, मूडा स्कैम जो अभी बहुत कर्नाटक में उछल रहा है, इसको लेकर है। मैं इस पर नहीं जाऊँगा, बहुत बड़ा आर्टिकल था। दूसरी बात है कि पॉलिटिकल है ज़्यादातर, तो आपके काम में नहीं आएगा। यूपीएससी कभी नहीं पूछता है कि बोफोर स्कैम में क्या हुआ या मूडा स्कैम में क्या हुआ। बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम देम। द की अपॉर्चुनिटी हाईलाइट कर रहा है दिल्ली और यूक्रेन के बीच में आने वाले पॉसिबिलिटीज़ को लेकर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट्स टू कीव ऑन फ्राइडे मस्ट बी सीन एज मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसएंटेंगलिंग Delhi's engagement with Central Europe from the conflict between Russia and its western periphery. This involves shedding the ideological burdens of Indian foreign policy inherited from 20th century that prevented India from establishing a solid strategic presence in the heart of Europe. मतलब भारत भी अपना स्टैंड जो पहले कई सदियों से चल रहा था चेंज कर दिया है। पहले हमने कभी भी यूरोप में इतना ध्यान नहीं दिया है, मगर अब हम यूरोप को भी कंसीडर करते हैं अपनी पॉलिसी में। Russia's war on Ukraine, now its third year, looms large over the West Europe, है ना। First ever Indian prime ministerial visit to Kyiv, given the tragedy of South Asian partition. Delhi has no difficulty in understanding the bitter and competing narratives deeply held in Kyiv and Moscow. ठीक है ना, दिल्ली भी जानता है कि किस हिसाब से ग्लोबली रशिया यूक्रेन की समस्या चल रही है, और भारत का भी स्टैंड बहुत ही ना नाजुक सा है। जितनी करीबी दोस्ती रशिया के साथ है उतनी करीबी यूक्रेन से बनानी पड़ रही है, क्योंकि यूक्रेन अपने आप में बहुत बड़ा ग्रेन एक्सपोर्टर है। ग्रेन ट्रेड, अनाज का ग्रेन जो होता है उसका भारत को फ़ायदा हो सकता है। मार्केट भी है, सप्लायर भी है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब भी है यूक्रेन। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा एक बार कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है, आप समझ जाएंगे कि ग्रेन्स का कितना बड़ा मुद्दा है यूक्रेन से जुड़ा हुआ। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव पढ़ लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। India's reluctance to criticize Russia's aggression against Ukraine that has generated so much criticism in Europe is rooted in Delhi's long and productive relationship with Moscow. The Soviet Union was seen as a positive force in India's quest for liberation from colonialism and for the greater strategic autonomy in the Cold War. Delhi has had problems appreciating Russia's imperial history in Europe. अब दिल्ली भी समस्या रही है। दिल्ली हम जानते हैं कि इंडिया का सपोर्ट स्टैंड जो रशिया की तरफ रहा है वो वर्ल्ड ने हमेशा एंटी ही देखा है ना, जबकि यही डिप्लोमेसी होती है। ये कहानी आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। There may have been good geopolitical reasons for Delhi's silence on Russia's actions.
और कुछ कारण ही हो सकते हैं कि दिल्ली ने रशिया यूक्रेन वॉर को लेके बहुत ही डबल स्टैंड रखा हुआ है, जानते हुए भी कि रशिया कितनी एट्रोसिटीज़ कर रहा है, वॉर क्राइम्स कर रहा है, मगर फिर भी उसका सपोर्ट पूरी तरह इंडिया करता है। देर में हैव बीन कुछ हो सकता है कुछ बहुत ही बेहतर जियो पॉलिटिकल कारण रहे हों। Contrary to the widespread view, the PM's Ukraine visit to not compensation for his recent Russia trip. अच्छा देखिए, ये कंपनसेशन की बात क्या हो रही है? कंपनसेशन की बात यहाँ पे कोई पैसे की नहीं हो रही, ये हो रही है कि इंडिया ने जब पहले कहा था, क्या कहा था कि रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म होना चाहिए और मिल बांट के शांत हो जाइए, और इंडिया ने यूक्रेन को बहुत पहले सहानुभूति भी दी थी कि हम अश्योरेंस दी थी कि हम भैया इसमें बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, ये है वो दुनिया भर का। मगर हुआ ये था कि हम पिछले कुछ महीनों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया पहुंच गए, और रशिया पहुंचे, मीटिंग वीटिंग भी करी। अब मीटिंग करी तो ये यूक्रेन को खल गया। यूक्रेन ने बोला कि भाई एक बार बता दे भाई, तू मेरी साइड है कि उनकी साइड है। ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली गड़बड़ होता हुआ दिखाई नज़र आ रहा था कि इंडिया करना क्या चाह रहा है। अब देखिए, यहाँ बात यूक्रेन की नहीं है, ये जो भी इंडिया कर रहा है ये ईस्टर्न यूरोप और यूरोप सब लोग देख रहे हैं, यूरोपियन नेशंस देख रहे हैं। यूरोप को नाराज़ करके हम ग्लोबल पावर नहीं बन सकते हैं। यूरोप देख रहा है कि इंडिया क्या क्या कर रहा है, ये डबल गेम खेल रहा है। इससे पहले कि कोई ऐसी समस्या हो डिप्लोमेटिकली, और हमें भी आज नहीं तो कल कभी ना कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है। अब अंतर्राष्ट्रीय तो वक्त बदलने में देर नहीं लगती, इसलिए भारत ने तुरंत अपना जो भी निर्णय लिया, यूक्रेन अपने टूर पे पहुंच गया। और यूक्रेन तो पहुंचा ही पहुंचा, उससे पहले पोलैंड भी होते हुए गया। ये बेसिकली किसी भी प्रकार का यूरोप में भारत के खिलाफ एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बिल्डअप ना हो जाए, इसको कम करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए भारत ने ये स्टैंड उठाया है। ठीक है ना। बाकी देखिए, इसे तो डिप्लोमेसी में लगा रहता है, कोई ना कोई खुश होगा और कोई ना कोई दुखी होगा। वी कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन इन जियो पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी ग्लोबली। अगला आर्टिकल है लॉ एंड इम्प्यूनिटी, कोलकाता रेप एंड मर्डर इंसिडेंट को लेकर है। प्रतीक्षा बख्शी जी ने लिखा है, देखते हैं क्या कह रही हैं। द पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल ऑर्डर दैट टॉलरेट्स अ लास्टेंटली हाईली थ्रेशोल्ड of sexual violence once again reveals the extent of sexual impunity in our polity. The horrific murder and rape of resident doctor in RGKR Medical College and Hospital in Kolkata led to expressions of collective trauma, anger and mourning. जो इंसिडेंट हुआ है कोलकाता RGKR मेडिकल कॉलेज में, हम सब के लिए बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस कर रहा है। गुस्सा और परिवर्तन के लिए आस, और इन सब को रुकने के लिए डिमांड। बहुत प्रोटेस्ट हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। The Bharatiya Nyaya Sanhita was justified on the grounds of gender justice. The mass renumbering of the penal code placed crime against women at the beginning of the code. However, this meant nothing to the victims, whether in Uttarakhand, Bihar or Maharashtra. बहुत ही बढ़िया बात करी जो मेरे दिमाग में बहुत समय से आ रही थी। बहुत अच्छी बात कही ये वाली ऑथर ने, कि भारतीय न्याय संहिता को जिस हिसाब से बढ़ चढ़ के पार्लियामेंट में ये बोला जा रहा था कि परिवर्तन आ जाएगा, इससे अपराधियों की रूह काँप जाएगी, थर थर काँपेंगे, उनकी सोचने से पहले डरेंगे 10 बार, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बीते ही कुछ दिनों में उत्तराखंड में घटना हो चुकी है, बिहार में हो चुकी है, महाराष्ट्र में हो चुकी है, और ये तब हुई है जब देश में RGKR मेडिकल कॉलेज इंसिडेंट को लेके पूरा का पूरा विरोध चल रहा है। इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है। बख्शी जी ने बहुत बढ़िया पॉइंट ये पहले ही रख दिया। Rejecting feminist recommendations, the BNS introduced the death penalty in rape law. It expanded the regulation of sexuality instead of protecting the bodily autonomy of all victims of sexual violence. The BNS was drafted during the mass-scale and systematic sexual violence in Manipur. The Verma Committee, which was formed December 2012, gang rape in Delhi, had recommended making command responsibility liable to prosecution, especially when state actions ignored duty to prevent mass-scale sexual violence. This was ignored.
इवन वर्मा कमेटी जो आपकी 2012 निर्भया केस का स्थापित करी गई थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य की जिम्मेदारी है कि भैया इतनी घटनाओं को रोके, मगर बीएनएस में इसको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला हमें। द बीएनएस ऑल्सो इग्नोर्ड द सीरियस रिकमेंडेशन टू एड्रेस द प्रिवेंट सेक्शुअल वायलेंस. Contrary to the spirit of Vishaka judgments, the process led by women to redress sexual harassment were handed over to employers who have vested interest in not preventing or redressing sexual harassment. बहुत बढ़िया बात कह दी. पॉश कानून लाए थे, पॉश प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला 2013. ये आप लॉजिक, मैं भी बड़ा ये पढ़ने के बाद अपनों को लगा कि बहुत सही पॉइंट इन्होंने बोला है कि पॉश कमेटी फॉर्मेशन, पॉश ओवरव्यू, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आईसीसी वगैरह जो भी कहानियाँ बताई हुई हैं कानून में, ये कौन लोग हेड कर रहे हैं, ये उसी संस्थान के मेंबर लोग हेड करेंगे. तो भाई कौन से संस्थान के लोग एक व्यक्ति के लिए, एक महिला के लिए अपने संस्थान को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे? और मुझे कोई अभी भी बता रहा हूँ, पॉश की सक्सेस रेट बता दे, इस कानून का सक्सेस रेट बता दे कि भैया पॉश कानून में इतने इंसिडेंट हुए तो महिलाएं जो हैं आपकी वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास गई थी, और जो कमेटी बोर्ड बना था उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और जो भी व्यक्ति था उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया जिसने सेक्सुअल हरासमेंट करा था. उल्टा ये हो रहा है कि कमेटी फॉर्म होने के बाद सुलह करने की बात हो जाती है, भैया सुलह कर लीजिए, आज से कभी नहीं होगा, क्षमा चाहते हैं. ये आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि उसी संस्थान की कमेटी बैठ के अपने ही संस्थान के मेंबर के खिलाफ और अपने संस्थान की प्रतिष्ठा के खिलाफ कोई रिपोर्ट देगा? कौन रिपोर्ट देगा भाई? कोई रिपोर्ट नहीं देने वाला है. ये तो मतलब आपने चोर को ही कह दिया कि भैया ये रखो चाबी. The mass scale defunding of women's groups who worked with rape survivors and gender-based violence has been fatal. It has led to tremendous loss of experience and expertise. Defunding accompanies institutional capture where policies on admissions, recruitments, रूल ऑफ सीनियरिटी और इंक्लूसिव गवर्नेंस वगैरह वगैरह, मतलब उन संस्थानों के साथ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कि अपने स्तर पे इन एनजीओ के रूप में सपोर्ट करती हैं महिलाओं को जिनके अत्याचार हो रहा है. उनको मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का प्रयास करती हैं, मेंटल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती हैं. द स्टेट इज़ हेविली इन्वेस्टेड इन, वही सब है कि CCTV कैमरा की बात हुई थी, सेफ्टी ऑडिट्स की बात हुई थी वगैरह वगैरह, मगर ऐसा कुछ हमें इम्प्लीमेंट में दिखता नहीं है. स्टेट हैज़ नो फंड्स टू क्रिएट शेल्टर होम्स, सेफ हाउस और प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू सर्वाइवर्स. द लैंग्वेज ऑफ कंपनसेशन इज pluralized to the extent that it is not seen as a right for the harm done. Rather, it is often argued that women lie to get money. उल्टा महिलाओं पे ही आरोप लगाए जाते हैं कि कंपनसेशन लेने के लिए, पैसे लेने के लिए वो झूठे केस फाइल कर रही हैं और उनकी चरित्र में खोट है. Intersectionally, now part of constitutional doctrine, sectionality on the jurisprudence on the right of rape survivors is meaningful only when it displaces impunity. What do courts do to ensure that Muslim women who face routine hate campaigns feel safe in police stations, hospitals, and courts? Why do Dalit women have to fight bitter and grim battles so that judges feel the outrage in the minds, bodies, and behavior? ये तो सही बात है. ग्राउंड रियलिटी पे क्या ये सब हो रहा है? क्या इन चीज़ों को लेके कोई पॉजिटिव एक्शन लिया जा रहा है? When an autopsy report leads to public discussion about forensics such as quantity of semen, it is not a discussion about forensic methods. Rather, it is pornography by other means. This is how male bonds are forged over images of violated bodies, as the sexual contact with the male state finds viral expansion over digital networks across ideological and political divisions. Surely, law must be put in context. This means recognizing that a majoritarian law state and society is selective, partisan and sensational. ये बेसिकली राइटर प्रोफेसर हैं, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, JNU न्यू दिल्ली में.
बहुत ही बेहतर आर्टिकल लिखा है प्रतीक्षा बख्शी जी द्वारा, प्रोफेसर साहब हैं। बाकी एक बार का अध्ययन आप भी कर लीजिएगा। और अच्छे आर्टिकल्स भी आए हुए हैं। टेलीकॉम एक्ट का जिक्र हो रहा है कि ऑडिटीज अंडर टेलीकॉम एक्ट डिस्पाइट गवर्नमेंट्स डिनाइल टेलीकम्पनीज हैव अ डिफरेंट व्यू। अब देखिए गवर्नमेंट का तो आजकल थोड़ा सा बुरा वक्त चल ही रहा है कि वो पहले ब्रॉडकास्टर बिल लाए थे और ब्रॉडकास्टर बिल को वापस ले लिया। ब्रॉडकास्टर बिल लाए थे उसे वापस ले लिया। फिर वक़्फ़ बिल अमेंडमेंट लाए थे उसे वापस लेना पड़ा था, जेपीसी को सौंपना पड़ा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। अब ये टेलीकॉम वाला लाए हैं, मुझे डर लग रहा है कि ये भी वापस चला जाएगा क्योंकि जो प्रावधान दिए जा रहे हैं इन बिल्स में, दे आर एक्चुअली वेरी स्ट्रिक्ट एंड गिविंग मोर ऑटोनॉमी टू द गवर्नमेंट टू डिसाइड व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। देखते हैं क्या रहता है, मगर अभी भी OTTs वगैरह प्लेटफॉर्म है टेलीकॉम एक्ट का विरोध कर रहे हैं इसमें। हाँ, पढ़ लीजिएगा। हम आज के लिए इतने रखेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए हैं वो वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।